तो हम लोग ये देखेंगे जो अभी रिवाइज्ड सिलेबस एकदम नया वाला 2022 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए जो काउंसिल ने जारी किया, यानी 2021-22 सेशन के लिए, वो यहाँ पर है। सिलेबस आपको सीधे अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दिए दे रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने कहा था कंपैरेटिवली हमको बताना है, तो कंपैरेटिवली बताने के लिए ये भी है कि अगर आपको मान लीजिए वीडियो नहीं देखनी है तो हम पुराने वाले सिलेबस का भी लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहे हैं। आप मेरी तरह 1 घंटे टाइम निकाल करके बैठ के उसको मैच कर सकते हैं, या तो ये पूरी वीडियो देख सकते हैं, देखने के बाद में मज़ा आए तो शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सिविक्स का इसमें है, तो सिविक्स देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे सबसे पहला हमारा है यूनियन लेजिस्लेचर। मीनिंग ऑफ द फेडरल सेटअप इन इंडिया एज इट इज़ है लोकसभा का टर्म, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ब्रीफ आइडिया ऑफ सेशन, कोरम, क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर, इलेक्शन, ये सब एज इट इज़ हैं जैसे होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट से एक चीज़ कट गई है और वो क्या है, स्पीकर के फंक्शन। ठीक है, मतलब स्पीकर का केवल इलेक्शन पूछा जाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो है स्पीकर का फंक्शन अब नहीं पूछा जाएगा, जो कि पहले पूछा जाता था। इसके बाद में हम आ जाते हैं राज्यसभा पे। तो राज्यसभा का कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, इलेक्शन, टर्म और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये सब पूछा जाना है। मतलब यहाँ पर जो सिलेबस है पूछा जाने वाला है, हम आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे कि पिछले वाले में से क्या कट गया है। ठीक है, फिर इसके जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट हैं, तो इसमें लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ये पूछा जाना है। इसके पहले इसमें और जो शामिल था वो था जुडिशियल पावर और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है, और इलेक्टोरल पावर नहीं है। यानी जो इनकी पावर की बात हो रही है जिसमें फाइनेंशियल और कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इतना ही पूछा जाएगा। अब इसमें जुडिशियल पावर और इलेक्टोरल पावर नहीं पूछा जाएगा और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड वाले पे, यूनियन एग्जीक्यूटिव पे। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला प्रेसिडेंट है, इसकी क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब है। पावर्स में अगर आप आओगे तो पावर्स में अब फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स नहीं पूछी जाएंगी जो पहले थी। यानी अब पावर्स में क्या क्या है देखो, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें पूछी जानी है। पहले इसमें फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स थी जो अब नहीं पूछी जाएंगी। अपने स्कूल के टीचर को बता देना कि सर जी अब यहाँ से क्वेश्चन मत पूछिएगा हमसे यूनिट टेस्ट में। इसके बाद में फिर हम लोग आते हैं किस पे, वाइस प्रेसिडेंट पे। तो वाइस प्रेसिडेंट से अब केवल क्या पूछा जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है इलेक्शन के लिए और टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है। यानी अब वाइस प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो नहीं पूछी जाएंगी। वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स भी पूछी जाती थी इसके पहले, वो अब आपसे नहीं पूछा जाना है। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। तो प्राइम मिनिस्टर वाला बच्चा एज इट इज़ है, पूरा पढ़ लेना है। मतलब जैसा पहले था वैसा ही इस बार है, जो कि आपके सामने है। इस बार का सिलेबस है, इसमें पिछले वाले से कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले में, जो कि है हमारी जुडिशियरी। जुडिशियरी में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में आप सब कुछ देख ही रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यानी कि कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस एंड देयर अपॉइंटमेंट, जुरिसडिक्शन एंड फंक्शंस, जिसमें ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी और रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से हटा क्या है, इसमें है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये एक फ्री टॉपिक था यहीं पे, ठीक है, वो अब यहीं पे वो अब नहीं है कि किस तरीके से जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इस पर आपको पढ़ना होता था, जो कि अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में आपको केवल कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस एंड देयर अपॉइंटमेंट, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो इतना वाला है ना, इतना वाला यहाँ पे है। पहले इसके बाद वाला भी होता था। आपको मैंने जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लोगे तो जान लो लगभग आपने हाई कोर्ट को पढ़ ही लिया है। ये सारे फंक्शन यहाँ पर भी जुड़े होते थे जो हाई कोर्ट में, वो सब हट गया है।
और मज़े की बात बता दें, हट गया है, लेकिन मतलब आप ये, आपको जो है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं पढ़ोगे तो हाई कोर्ट के बारे में जानोगे नहीं, यही सब हाई कोर्ट में भी है, तो आप जान भी जाओगे बिना पढ़े भी। मतलब जब पढ़ना भी होता था तो कोई ज़्यादा आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो बेटा ये एज इट इज़ है, जैसा पहले था वैसा अभी है। तो ये हो गया आपका सिविक्स, आपके समझ में आया होगा। एक बार बता देते हैं कि इस बार क्या हट गया है। अब आपको स्पीकर के फंक्शन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, और स्पीकर के आपको फंक्शन नहीं पढ़ने हैं। बाकी जो यूनियन पार्लियामेंट है उसके जुडिशियल पावर और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टोरल पावर नहीं पढ़ने हैं। प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर नहीं पढ़ने हैं। वाइस प्रेसिडेंट के कोई पावर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और तो ये इसमें है, ठीक है। और जुडिशियरी में आ जाओगे तो उसका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर नहीं पढ़ना है। और हाई कोर्ट जो है उसमें बाकी केवल हाई कोर्ट में जो है वो आपको कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज और उनका अपॉइंटमेंट छोड़ दो, तो बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट एज इट इज़ है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री में कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और क्या पिछले ईयर से चेंज हुआ है। तो जो पढ़ना है वो आपके सामने है, बाकी हम बता देते हैं चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का है। तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेज अब नहीं पढ़ने हैं, जो जैसा कि आप देख रहे हो कि ओनली द कॉजेज, जिसमें आपका पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, ये कॉजेज आपको पढ़ने हैं। ये पहले भी था। इवेंट वगैरह जो भी था वो सब पहले से है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें कि यहाँ पे कहीं भी आपका कॉन्सिक्वेंसेज नहीं लिखा हुआ है। पहले लिखा होता था, आपको कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ने होते थे, अब नहीं पढ़ने हैं। बी सेक्शन में आ जाओ, फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। इसमें केवल एक फैक्टर पढ़ना है जो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो फिर कंट्रीब्यूशन आ जाता है राजा राममोहन राय और ज्योतिबा फूले का, जो कि पहले भी था। रोल ऑफ प्रेस पहले भी था। हाँ, इसमें जो फैक्टर्स हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे पहले, लाइक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़, ये सब थी, जो कि अब नहीं है। इसके बाद में फिर सी सेक्शन देखते हैं, ठीक है। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हाँ अभी इसमें देख लो, जो ये यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, एक सेकेंड, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, यहाँ से अभी आपको क्या करना है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और फर्स्ट 2 सेशन आपको ये देखने हैं, ठीक है। पहले इसमें और क्या क्या था, इसमें था द इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, उसके बारे में आपको पढ़ना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दादा भाई नौरोजी का था, उसके बारे में पढ़ना था, क्योंकि ये सब क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रीकर्सर्स थे, तो इनको पढ़ना था। अब देखो ये चीज़ आपको यहाँ पे कहीं लिखा नहीं मिल रहा है, यानी अब आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, राइट। चलिए अब आ जाते हैं सी सेक्शन में, यानी फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, एनी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो इसमें क्या नहीं है, सूरत स्प्लिट नहीं है इसमें, ठीक है। फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग नहीं है। ब्रीफ मेंशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट 1916 नहीं है, ठीक है। हालांकि ये जो है ये सेक्शन डी को मिला करके मैंने बोल दिया कि क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन डी वाला भी देख लो तो जान ही जाओगे कि सेक्शन डी में क्या क्या है। सेक्शन डी में ब्रीफ मेंशन ऑफ द कॉजेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स रेस्पेक्टिव बाय द नेशनलिस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ रेडिकल्स, एनी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। और वहाँ पे है द मुस्लिम लीग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, केवल मुस्लिम लीग और ऑब्जेक्टिव्स का है यहाँ पे, ठीक है। आपको मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, और मुस्लिम लीग जब बनती है उसके बाद में जो लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आते थे, वो अब नहीं पूछे जाने हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं सेकंड फेज जो है मास फेज। तो मास फेज का सेक्शन ए एज इट इज़ है, जैसा पहले था। महात्मा गांधी, उनका नाम को ऑपरेशन मूवमेंट, उसके काजेस कौन कौन से हैं, जिसमें खिलाफत मूवमेंट है, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी है, प्रोग्राम और सस्पेंशन कैसा हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट आता है, इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके काजेस क्या क्या हैं, और साइमन कमीशन के लिए रिएक्शन क्या था, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन जो कि लाहौर सेशन में 1929 में हुआ था वो, फिर डांडी मार्च,
प्रोग्राम इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट यानी इसका सिविल डिसोबीडियंस का, फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है वो है, फिर सेकंड राउंड टेबल जिसमें गांधी जी जाते हैं वो है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी का थर्ड और लास्ट मूवमेंट है वो है, और इसमें फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जापानीज थ्रेट, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट, ये सारा कुछ है। ठीक है, बी वाला जो है यानी फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए, ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, आईएसटीज है। अब सी सेक्शन में देखते हैं, सी सेक्शन में क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, माउंटबेटन प्लान, क्लॉजेज एंड इट्स एक्सेप्टेंस एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये इतना है। अब सोचो कि इसमें क्या रिड्यूस हुआ है, इसमें रिड्यूस ही होगी। पहले कैबिनेट मिशन प्लान भी पूछे, जैसे माउंटबेटन प्लान है ना यहाँ पे, ऐसे पहले कैबिनेट मिशन प्लान पूछा जाता था, अब वो नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये हो गया इससे इंडियन हिस्ट्री से। अब इसमें जो है कंटेम्परेरी हिस्ट्री जो है यहाँ पे आ जाते हैं। तो कंटेम्परेरी हिस्ट्री में मतलब कुछ बहुत ही मज़ेदार तरीके से इन्होंने चीज़ें कम करी हैं, मतलब वो अजीब जैसा लगता है कि ये क्या मजाक बना के रखे हुए हो। जैसे कि अब इसमें जो काजेज हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के, तो काजेज आपको वैसे भाई फ्री पढ़ने चाहिए क्या क्या काजेज थे, लेकिन ये क्या करते हैं आईसीएसई वाले, वो दे देते हैं कि ये एक काजेज, मतलब नेशनलिज्म एक काज था, इम्पीरियलिज्म एक काज था, ठीक है, और फिर डिवीज़न ऑफ यूरोप और सराजेवो क्राइसिस, ये सब उसके काजेज में थे। इसी काज में एक और काज दिया होता आर्मामेंट रेस, वो अब नहीं है, यानी आपको आर्मामेंट रेस नहीं पढ़नी, ठीक है। और फिर रिजल्ट्स में केवल ट्रीटी ऑफ वर्साय पढ़नी है। पहले इसमें रिजल्ट्स में और भी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब उस समय वर्ल्ड वार के टाइम पे जिस तरीके से जो देश थे वहाँ पे जिस तरह की बाउंड्रीज थी वो नहीं रह गई थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया था, तो वो। और फिर इसके बाद में लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, उसके रिजल्ट में, जो कि पहले आपको पढ़ना होता था, अब नहीं पढ़ना है। देन आ जाते हैं इसके सेक्शन बी पे, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप वाले में। तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में आप पे क्या दिया हुआ है कि सिमिलैरिटी बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, भाई इतना ही पढ़ना है। पहले और इसमें चीज़ें होती थी, जैसे था कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी, मतलब यहाँ पे केवल सिमिलैरिटीज आपसे पूछ लिया कि फासिज्म और नाजिज्म के बीच में सिमिलैरिटी क्या। पहले ये भी पूछा जाता था कि राइज के रीजन बताओ, तो बड़ा चैप्टर हो जाता था। एनसीईआरटी में देखोगे तो पूरा 2 चैप्टर है कि नाजिज्म का राइज कैसे हुआ और इटली में फासिज्म का राइज कैसे हुआ, पूरा 2 चैप्टर है, तो उस सबसे आपको मुक्ति मिल चुकी है, बधाई हो। इसके बाद में फिर सी सेक्शन देखते हैं, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार वाला है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के काजेज़ में, काजेज़ जैसा कि आईसीएसई कर ही रही है कि आपको काजेज़ हेडिंग्स में दे ही देती है, तो इसमें इन्होंने दे रखा है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक काज था, दूसरा काज था राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, ठीक है, तीसरा काज है जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, चौथा है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एंड हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। अब इसमें एक और काज था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जो कि अब हटा ली गई है, अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसमें और भी चीज़ें थी जो अब नहीं है, जैसा कि इसमें था कि ब्रीफ मेंशन ऑफ द अटैक ऑफ पर्ल हार्बर एंड बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो नहीं है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के रिजल्ट क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, वो नहीं है। अब भाई कोई भी वार हुआ है तो रिजल्ट तो पढ़ाया जाना चाहिए, उनको नहीं हटाना चाहिए सिलेबस से, लेकिन अब वही अब उनकी काउंसिल की मर्जी और आप लोगों की दुआएं काम आ गई, हटा लिया कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें कि था डिफीट ऑफ एक्सेस पावर, फॉर्मेशन ऑफ द यूएन एंड कोल्ड वार। मतलब इसमें आप ये समझो कि कोल्ड वार आपको बिल्कुल से नहीं पढ़ना, यूएन के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डी सेक्शन में फिर से यूनाइटेड नेशंस आ गया है, ये सब आईजीटी है, यूनाइटेड नेशंस यहाँ से लेकर के और फिर इसके बाद लास्ट तक ई सेक्शन तक, यहाँ तक जो है, यहाँ तक सब आईजीटी है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, जो पहले था वो अब भी है। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन और उनके कंपोजिशन एट एनी 4 फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर है मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, उसके एनी 4 फंक्शंस। और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में जो है ब्रीफ मेंशनिंग है ऑब्जेक्टिव्स, नेम ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम, यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो है उसके जवाहरलाल नेहरू थे और प्रेसिडेंट नसीर थे, जोसेफ ब्रॉन्स टीटो थे। पहले इसमें एक ये था कि नैम में जो है पंचशील अलग से दिया हुआ था, लेकिन पंचशील दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है, पंचशील तो आपको पढ़ना ही है, उसमें आ जाओगे तो पढ़ोगे ही। एक बात इसमें और है, बच्चे पूछते हैं कि सर जो है इसमें ज्योग्राफी की तरह ऐसा नहीं है कि कोई 5 चैप्टर्स पढ़े, तो नहीं है। और उसका रीजन जो है ना, तो इस पेपर का फॉर्मेशन है, वो थोड़ा हम आपको बता देते। फॉर्मेशन कैसे किस तरीके से आपको पता है कि जो है बहुत मोटा साइज़ था इसके मार्कर का, तो अभी इसको साइज़ मैंने सही कर लिया शायद, हाँ सही हो गया। तो जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पेपर जो फार्म होता है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जो पेपर फार्म होता है,
तो पार्ट फर्स्ट जब ज्योग्राफी का आप देखोगे तो पार्ट फर्स्ट में क्या आ जाता है, टोपोग्राफिकल मैप्स आ जाता है और इंडिया मैप आ जाता है। तो पार्ट फर्स्ट जो है वो थियरी सेक्शन को कवर ही नहीं करता है और इसलिए पार्ट सेकंड जो है वो थियरी सेक्शन का केवल बचता है और उसमें से आप कोई 5 चैप्टर करो और वो हो जाता है। बट अगर आप हिस्ट्री में आओगे और हिस्ट्री में कहोगे कि हम इस तरीके से कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लें तो आप वो चैप्टर सेलेक्ट के पार्ट सेकंड पूरा का पूरा कर जाओगे, यानी कुछ चैप्टर सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ करके, यानी 50 मार्क्स ये तो आप ले आओगे। बट जब आप पार्ट फर्स्ट वाले में आओगे जो 30 मार्क्स का होता है, ये क्या होता है, ये यहाँ पे देखो लिखा भी है 30 मार्क्स जो है, ठीक है, ये फ्रॉम द इंटायर सिलेबस, ये पूरे बुक से होते हैं आपके, यानी सिविक्स और हिस्ट्री सब मिला के पूरे बुक से होते हैं। इसके लिए आपको हिस्ट्री और सिविक्स पूरा पढ़ना होता है, ज्योग्राफी जैसा राज आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। तो सिलेबस को मैंने समझाने का अपने सबसे पूरा प्रयास किया है और मैंने ये भी इसमें किया है कि अगर आप मान लो खुद से नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप हमारे सहारे रहे हो तो मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा कर दूं, जिससे केवल आप जो है आपने अगर केवल PDF पढ़ के काम नहीं चलाए, वीडियो पे इतना टाइम दिया है तो फिर आपको कुछ फ़ायदा हो सके। मैंने पूरी कोशिश करी है। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, मज़ा आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करो, सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ो यहाँ पे। और हम आपको यहाँ पे 10 ईयर वगैरह करा के, सिलेबस छोटा हो गया, जल्दी जल्दी सारा कुछ आपको करा के हम कवर कराएंगे, आपका बढ़िया मार्क्स आएंगे। हिंदी पढ़ा ही रहे हैं, आपको पता है, जल्दी हिंदी ग्रामर की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, सब मैंने जल्दी जल्दी बोल लिया है। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।